अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने देखा कि कुछ सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये खबरें दे रहे हैं कि जुलाई से हुकूमत का बकायदा जवाल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं साल के आखिर तक। तो क्या वाकई ये ऐसी कोई हलचल नजर आ रही है या नहीं, इस पे भी बात करना बड़ा जरूरी है। फिर पीटीआई की अगर बात करें तो पहले पिछले महीने तक हम सुन रहे थे कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ पसे पर्दा बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से वहां पे भी खामोशी छा गई है। ना ही कोई मफामत हो रही है और ना ही कोई मजामत हो रही है। तो पीटीआई किस इंतजार में है, क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा जरूरी है। तो दीगर भी कुछ आम खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज मेरे साथ सीनियर सहाफी असदुल्ला मौजूद हैं, और आप जानते हैं बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं। और खास तौर पर इस्लामाबाद की जो सियासी सारी चपकलिश है उस पर उनकी गहरी नजर होती है। तो उनसे बात करेंगे। असद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू। अच्छा असद, चूंकि गर्मा गर्म खबर तो यही चल रही है, जो रजा डार केस सामने आया, तो यहीं से आगाज कर लेते हैं। हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पुलिस ने कुछ उसमें अपना मौकिफ वाजे करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है वो एक अच्छी अपनी स्टोरी सामने ला सकी है, या कहीं कोई झोल है कहानी में? और फिर जिस तरह से इस पूरे इवेंट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है मीडिया पर, और बड़े सबूत लेकर लोग आ गए, हर यूट्यूबर के पास अपनी एक कहानी है, तो ये भी आपको कुछ हैरान कौन लग रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस सारी अफसोसनाक कहानी में, यानी आप ये देखें ना कि कारोबारी लेन देन का मामला, लड़की ख़वातीन को बुला के उनको एबडक्ट कर लिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े करने की उनको धमकी दी गई। इस सारे में भी हुकूमत अपना क्रेडिट लेने में जुड़ी हुई है। आज जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मकसद ये था कि यार हम देखो कितने अच्छे हैं कि हमने ना कुछ सियासी असर रसूख कबूल किया, ना सियासतदानों ने सियासी असर रसूख डाला, ना देखो पंजाब हुकूमत ने रोका इंसाफ की फराहमी से, ना रुकावट डाली, और ना ही बल्कि उल्टा हमें ये कहा कि कोई इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान में जर्नलिज्म करता हूँ और आप भी। हम इस खान शरीफ ख़ानदान को 40 साल से जानते हैं। हम इन्हें जानते हैं कि ये किस तरह से जजों पर दबाव डालते हैं, किस तरह से कहते हैं कि जी मलिक साहब, वो बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। कयूम साहब की जो कॉल थी अल मशहूर। जी हाँ। तो किस तरह से ये सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, किस तरह से ये अपने बंदे लगवाते हैं, किस तरह इस वक्त भी उन्होंने पूरी ग्रिप की हुई है सिस्टम के ऊपर अपनी। और ऐसे में ये क्रेडिट लेना, ये बात समझ नहीं आती, ये क्रेडिट लेना कि देखें जी हमने ये जो सब कुछ हो रहा है ये मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, उन्होंने तो कमाल कर दिया। हालांकि देखिए, मैं अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर सिर्फ उसी के ऊपर भी रिलाय किया जाए, जो डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ आप उसी के ऊपर भी रिलाय कर लें, तो उससे उसकी टाइमलाइन देख के साफ अंदाज़ा ये होता है कि जब तक वहाँ पे देखें, इनिशिएट मामला होता है एक कॉल से, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, स्पेन की पुलिस उस घर में जाती है कार्लोस नामी शख्स के, जिसकी बेटी को यहाँ पर अगवा किया गया है। वो लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है कि जी तुम्हारी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर पैसे ना दिए गए। अब आप सोचिए कि ये एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो होगी जब वहां से कार्लोस ने भेजी होगी यहाँ पर पुलिस एहलकारों के, तो इनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे, होश उड़ गए होंगे कि भाई पाकिस्तान में 2 गैर मुल्की खवातीन लाहौर में एक घर में महसूर कर ली गई हैं, अगवा कर ली गई हैं, और अगवाकार उनको अगवा बराए तावान के लिए पैसे मांग रहे हैं, की धमकियां दे रहे हैं, बिल्कुल। टुकड़े करने की, यानी टोटे टोटे करके फेंक देने की। तो आप सोचिए ना, पुलिस के फौरन होश उड़ गए होंगे। अब उनको नहीं पता होगा कि मरकजी मुलजिम इसमें है कौन। ये मामला फौरी तौर पर वो अपने हायब स्केल में लाए, चीफ मिनिस्टर के इल्म में भी आया होगा ये मामला। चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे लड़कियां बाजियाब चाहिए। उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर को भी ये इल्म नहीं था कि ये पीछे मरकजी मुलजिम कौन है। तो जब तक इस मामले में, फिर खुद आज डीआईजी साहब ने बताया कि फिर हमने कार को ट्रेस करना शुरू किया, वो मरी गई थी, वो लाहौर आई थी, ये हुआ था, वो था। उस वक्त तक उन्हें कुछ पता नहीं था कि मरकजी मुलजिम कौन है। जब वो घर में गए, हमसायों ने बताया कि हाँ यहाँ पर तो इसहाक डार साहब के फैमिली रहती है, तब उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए खुद उन्होंने बताया कि हमने फिर फैमिली से रब्ता किया कंफर्म करने के लिए, बताएं ये जो नंबर है, टेलीफोन नंबर, ये आपकी फैमिली के बंदे का है। तो उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन उस वक्त तक 2 एम्बेसीज इन्वॉल्व हो चुकी थी, स्पेन की पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, यहां पर भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी होती, तो पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलें अब ये तो हो ही गया है, क्यों ना इसको अपना क्रेडिट बना लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्रेडिट देने वाली कहानी है ना, वो मुझे तो कुछ इस तरह से समझ आती है। सही। लेकिन आपको लगता है कि ये जिस तरह से मीडिया पर खुलेआम इस पे बात भी हुई, तनकीद भी हुई, हर पहलू पे गुफ्तगू हुई, ये भी कोई एनवायरनमेंट आपको चेंज नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले तो
मतलब इतने इतने चीजें हुई हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स, करप्शन की भी चीजें हुई, जहाज के ऊपर भी हमने देखा बड़ा तूफान था, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती थी। तो ये आपको ये कुछ चेंज नजर आ रहा है कि भाई कुछ खुल के बात शुरू हो गई है, तनकीद शुरू हो गई है हुकूमत के ऊपर? बिल्कुल, आप देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। एक तो फैसल वोडा साहब ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, फैसल वोडा साहब कौन है, कहाँ से बोलते हैं, ये आप हम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि फैसल वोडा साहब के बारे में मैंने 1 साल पहले खबर दी थी और मैंने कहा था कि फैसल वोडा साहब नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। वो कहते हैं मुझे इंटीरियर मिनिस्टर लगाया जाए। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारी कुर्बानियाँ बहुत हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी है भाई इंटीरियर मिनिस्टर। मोहसिन नकवी का हम क्या करें, उनको कैसे हटा दें? बॉय। हाँ, तो वंडर बॉय भी हैं। तो उन्होंने कहा कि वंडर उनको बॉय तो अभी बन सकते हैं। वो मेकिंग प्रोसेस में मेकिंग है। अभी स्टार बॉय। हाँ, स्टार बॉय चले। तो उन्होंने कहा कि भाई फैसल वोडा साहब ने कहा कि उनको आप चाहे प्राइम मिनिस्टर लगा दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दें, उन्हें आप कुछ लगा दें, लेकिन ये इंटीरियर मिनिस्ट्री आप मुझे दें। तो तब तो बात आई गई हो गई। फिर कुछ अर्सा आपको याद होगा वो खामोश भी रहे, मंजर आम से हट भी गए, नाराज़ भी थे उन दिनों में। अब एक चांस पैदा हुआ है। चांस ये पैदा हुआ है कि अगर वो अब इसको वो समझ रहे हैं फैसल वोडा साहब कि अगर इसहाक डार को इस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाए, तो बातें चल रही हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सबसे मजबूत कैंडिडेट फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए मोहसिन नकवी साहब है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की सीट खाली हो जाएगी। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की सीट खाली हो जाएगी तो उसके लिए फिर जो लोग लड़ाई लड़ेंगे उनमें से सर फहरिस्त फैसल वोडा साहब होंगे। तो फैसल वोडा साहब का इस इस्तीफे में इंटरेस्ट मुझे तो ये समझ आता है। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि कहीं से मतलब ये टीवी पर कैसे चल गई खबरें, आखिर ये वजह क्या है? तो देखिए, इसहाक डार साहब पिछले दिनों में बहुत पर तोल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, और आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको तब भी नहीं बनने दिया गया था, और कहाँ से नहीं बनने दिया गया था ये हमें पता है। कोई राजी नहीं था, यानी नून लीग की ख्वाहिश थी कि अगर हमारी मर्जी का एक मिनिस्टर भी आपने लगाना है ना तो वो इसहाक डार साहब को लगा दें। उन्होंने कहा कि सारे तुम्हारी मर्जी के लगा देंगे, इसहाक डार को नहीं लगाएंगे, वो ये एक हमारी मर्जी का ही लगेगा। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आए जब ये फरवरी में पता चला कि औरंगजेब साहब तो उनकी सीट खतरे में है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सके, इकॉनमी का बुरा हाल है। तो फिर शरीफ भाइयों ने जाकर उनसे कहा कि भाई देखो हम क्या करें, आपने ये मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट किसी और के हाथ में दे दी है, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो हमें ये मिनिस्ट्री दें, इसहाक डार साहब को दें। तो अब ये कहीं गौर खौस था कि कहीं चलें इसहाक डार को दें या ना दें, लेकिन अब इसहाक डार साहब का ये मामला भी हो गया है। तो इसहाक डार साहब का पत्ता काटने के लिए अब यानी आप देखें ना कि लग रहा है पत्ता कटेगा। मेरा ख्याल है कि अब तो कम से कम ये मुमकिन नहीं रहा कि मिनिस्ट्रियां दोबारा से तब्दील हों और इसहाक डार साहब को फाइनेंस दे दिया जाए। अब मुझे नहीं लगता, अब मुझे लगता है कि इस केस के बाद वो तो ऑब्वियस है। हाँ। लेकिन ये लग रहा है आपको कि वो कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं भाई? मेरा ख्याल है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो शायद वो रहें क्योंकि ये एजाजी होता है, उसमें उनका कोई रोल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर यानी शफलिंग तो होनी है। अगर ये सिस्टम बरकरार है, चल रहा है कुछ और अरसा, तो इसमें शफलिंग तो होनी है। तो इसमें 4-5 जो मिनिस्ट्री हैं वो तो तब्दील होनी है, क्योंकि ये बहरहाल काफ़ी अरसे से ड्यू है। ये जंग से पहले से ड्यू है, लेकिन जंग आ गई थी तो इसमें तातुल हो गया। अब ये साइन हो जाने हैं, ये मामला, ये गर्द बैठ जानी है और उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे बढ़नी है। तो मैं, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई मैजिक नहीं है कि टीवी पर इतना इस इशू को कैसे इतना डिस्कस किया जा रहा है, वरना तो मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट के आप भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। वो एक खबर नहीं चलती तो कैसे फिर ये खबरें चल रही हैं, ये बात तो बिल्कुल आपकी समझ में आने में। और देखें ना, बड़े सहाफ़ियों के पास बड़े प्रूफ्स भी आ रहे हैं और कुछ तो लोग बड़ी चीजें लेके सामने आ गए हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी फुटेजेस निकल आई, इतनी जल्दी। हाँ, फुटेज निकल, आप सोचे ना कि एक जर्नलिस्ट जो है उसके बस की बात नहीं है कि इतने कैमरों को इकट्ठा करे, निकाले चीजें और वो जोड़ ले। मैं ये नहीं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहता जिसका भी कैमरे का में है, लेकिन भारत कुछ लोगों ने ताउन तो किया ही होगा ना जी। जर्नलिस्ट का क्रेडिट है, मैं जर्नलिस्ट का क्रेडिट, ताउन के बगैर तो नहीं आप इस वहां तक रसाई हासिल कर सकते। एग्जैक्टली, और ये भी है। और दूसरा फिर देखे ना, होना एक अलग चीज है और बकायदा मतलब फुटेज लेके एविडेंस के साथ आ जाना वो एक डिफरेंट चीज है। और उससे पहले 164 के बयान का 164 के बयान मंजर आम पर आ गए और चीजें सारी सामने आ गई और फिर लम्हा बलम्हा चीजें अपडेट हो रही थी। वहीद पकड़ा गया है, वहीद क्या है, क्यों सारी चीजें सामने आ रही थी। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका इशारा जो है वो इशारेबाजी ठीक है आपकी। वहीद वाली स्टोरी पे आप बिलीव कर रहे हैं कि ये वहीद वाकई कोई यही बॉस है जिसको बॉस वो कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि देखें,
आम पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह रहे थे कि बॉस अली डार है, सुना अपने रिपोर्टर्स? हाँ, रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। अब देखिए आमतौर पर होता क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना जी, तो उस पर जो 3 4 5 बड़े केस हल नहीं हो रहे होते ना, वो सब उसके ऊपर डाल के उसको मार देते हैं और कहते हैं कि जी ये बेनज़ीर के कत्ल का जो है ना जिम्मेदार फलां शख्स था और वो मारा जा चुका है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी ये होता है कि 4 5 बड़े केसेस होते हैं, जब भी कोई बंदा पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो वो सारे उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि केसों जो गैर हलशुदा केसेस हैं उससे भी जान छूट जाती है और बंदे से भी जान छूटे, केसेस से भी छूट गई, बंदे से भी छूट गई। अब इसमें डाउट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीद की गर्दन दबोच के, और वहीद के बारे में अब ये भी बताया जा रहा है कि वो तो एक क्रिमिनल है, उसके पर पर्चे हैं, 10 पर्चे हैं उसके ऊपर, अगरचे कल उस पर कयास आराइयां कुछ और थी, मेरे भी कुछ 1 2 सोर्सेज तो इमरान खान से तो छोटा ही क्रिमिनल हुआ, इमरान खान के ऊपर तो 300 पर्चे। हाँ, इमरान खान का तो कोई मुकाबला नहीं है खैर। तो अब अगर इसके ऊपर कहानी ये है कि इसके ऊपर सारा केस डाल के और अली डार के रजा डार के बारे में बताया जाए कि वो तो बेचारा खुद रस्सियों से बंधा हुआ था, असल में तो ये था बंदा पीछे सारे मुद्दे में, तो हमारे यहाँ कुछ भी कहानी घड़ी जा सकती है। क्या बिगाड़ लेगा कोई इस पुलिस का जो हाथी को भी हिरन बनवाने की माहिर हो और वो कहे कि जी मैं ही वो हाथी हूँ जो हिरन हूँ जो गुम हो गया था। सही बात। अच्छा, आपने अभी अपने जवाब में जिक्र किया कि अगर कुछ अरसा ये सिस्टम चलना है तो रीशफलिंग इसमें हो सकती है, तो क्या इस पे क्या खबरें हैं? क्या कुछ अरसा सिस्टम चल रहा है? क्योंकि हमारे सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाई साहब हों, नुसरत जावेद साहब हों, बहुत से और लोगों ने थोड़ी सी ये बाज़गश्त शुरू की है कि भाई मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं और जुलाई से आगाज हो जाएगा इनके जवाल का। देखिए, इस्लामाबाद में जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो मौजू यही है कि इस सिस्टम की मुद्दत कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, ये जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं ना कि दोनों के पास दलाइल क्या हैं। अब जो सिस्टम जो समझते हैं कि सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, उनके पास दलील ये है कि भाई शहबाज शरीफ से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन मिल सकता है। शहबाज शरीफ से क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना, 2 ही प्रॉब्लम है ना। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इकॉनमी परफॉर्म नहीं कर सकी, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनके जो चेहरे हैं और पॉलिटिकल इनकी जो बैकग्राउंड है वो एक बैगेज के तौर पर सामने आ गया है और वो उस बैगेज को ख़त्म नहीं कर सके और आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सके। उसका तरीका ये था कि इतना अच्छा परफॉर्म करते कि लोग कहते कि चलो भले ही धांधली से आए हैं लेकिन काम ज़बरदस्त कर दिया, परफॉर्म कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते इनको। हाँ, तो लोग एक्सेप्ट भी आ जाता कि देखें जी परफॉर्म कर लिया, मुल्क बचा लिया, लहरे बहरे कर दी वगैरह, किसी हद तक लोग एक्सेप्ट कर लेते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब वो भी नहीं हुआ। तो ये तो 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम अगर जाता है तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे ना। लेकिन मेरा इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है मेरे जहन में कि अगर शहबाज शरीफ साहब को इन 2 वजूहात की बिना पर हटाना है तो फिर जिसको लाना है उसका चेहरा कैसे ठीक करेंगे, वो लोगों के एतमाद को कैसे हासिल करेगा। फ़र्ज़ कीजिए मोहसिन नकवी साहब हैं, वंडर बॉय हैं, तो अब मोहसिन नकवी साहब फ़र्ज़ कीजिए आए तो वो ये जो सारा बैगेज अब बन गया है वो मोहसिन नकवी साहब का भी है, अब उनके साथ भी वो जुड़ी हुई है। कौन सी कोई जादू की छड़ी होगी? एक इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते वो, और दूसरी इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते वो, और तीसरा वो जो उनका भी बैगेज है ना, जो उन्होंने इलेक्शन जिस तरह के कराए थे और पिछले 3 साल में अब लोगों पे जो जुल्म हुआ है वो बैगेज भी मोहसिन नकवी के साथ है। या चलिए मोहसिन नकवी साहब ना कोई और हो, तो ये चीज़ें जो शहबाज शरीफ नहीं कर पा रहे वो भी नहीं कर सकता, तो फिर शहबाज शरीफ को हटाना क्यों है? ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें यह है कि अगर चलिए इनको हटाते हैं तो फिर फ्रेश फेसेस के साथ आएँ, कोई यंग लोगों के साथ, कोई सॉफ्ट फेसेस के साथ, और कोई कौमी हुकूमत टाइप फार्मूला या एक ऐसा फार्मूला ढूंढा जाए कि जिसमें ये हुकूमत चली जाए और एक इंटरम सेटअप आ जाए और वो लंबे अरसे के लिए हो, उसमें कोई कानून में गुंजाइश निकाली जाए या निकलवा ली जाए अदालत से, और उसमें ये लंबे अरसे के लिए चल जाए। उसको आप कौमी हुकूमत का नाम भी ना दें, उसको अबूरी हुकूमत का नाम दे दें और अबूरी हुकूमत को लंबे अरसे के लिए आप आइन में गुंजाइश दे दें और उसमें फ्रेश फेसेस आ जाएं। उससे ये तो होगा कि चलिए लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि ये चले गए हैं, लेकिन मसाइल का हल फिर भी नहीं होगा। लेकिन इस रजीम को या इस जो यानी एंटी इमरान खान एक सेटअप है उसको 2 साल और मिल जाएंगे। तो अब क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये हुकूमत अगर परफॉर्म कर सकती होती तो अब तक कर चुकी होती। ये हुकूमत तो परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन ना 4 इयर्स मिल गया ना इनको, सिर्फ ये वाले 5वां बजट दिया जी। हाँ जी, ओवरऑल तो अब देखे ना वो भी साथ दे। तो इसका मतलब है जो आपने ऑप्शंस गिनवाए हैं उनमें
इमरान खान या पीटीआई तो फिर भी इसका मतलब है डिस्कशन में कहीं नहीं है कि भाई वहां से भी कोई रास्ता खोलना है। जी हाँ, नहीं देखें, लेकिन हल क्या है, सवाल ये पैदा होता है मेरे ख्याल में। हल ये है कि एक ऐसी हुकूमत बने जिसको लोग उसकी मुश्किलात और मुश्किल फ़ैसलों के साथ कबूल करें, उस पर एतमाद करें, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए, अदालतों का ढांचा ठीक हो जाए। अभी देखें ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही कि पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी है, सियासी तौर पर इतना शोरो गोगा है कि कोई इन्वेस्टर इतने शोरो गोगे में अपने पैसे फंसाना नहीं चाहेगा। कम से कम ये सर अभी कहाँ है शोरो गोगा? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई ऑपोजिशन किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं कर रही, कोई जुडिशियल एक्टिविज्म नजर नहीं आ रहा, कोई मीडिया पे ऐसी हमें शोर होगा नजर नहीं आ रहा, कोई सिविल सोसाइटी हड़तालें नहीं करती फिर रही। तो आपको किस चीज से लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है या इंस्टेबिलिटी है? देखिए, मुझे तो किसी चीज से नहीं लग रहा। देखिए, कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। बिल्कुल सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक लाश तैर रही है, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की लाश पानी पे तैर रही है। जब तक आप उसको बाहर निकाल के दफनाएंगे नहीं, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये सबको पता है कि ये जो मुल्क में निज़ाम चल रहा है, ये चलना नहीं है। देखिए, यही तो शोर गोगा होता है जब हर जगह ये डिस्कस हो रहा हो कि भाई ये पता नहीं अगले हफ्ते गए या 10 दिन बाद गए या कब गए। तो जब किसी को यकीन ही ना हो कि ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, हो सकता है कि मुद्दत पूरी कर जाए, हो सकता है कि मुद्दत से भी ज़्यादा 2 साल ले जाए, लेकिन इस बात का किसी को यकीन नहीं है। इन्वेस्टर को यकीन चाहिए होता है, वो यकीन तो नहीं दिला पा रहे ना कोई भी। आप देखें, पीटीआई चलिए एहतजाज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये तो तय है ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में एक डिबेट मौजूद है कि भाई ये टाइम नहीं निकालेंगे, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये हुकूमत नहीं कर सकते। तो यही तो अनसर्टेनिटी है, यही तो वजह है जिसकी वजह से लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग अपना सरमाया नहीं लगा रहे। कोई भी आप लगाएंगे ऐसे मुल्क में सरमाया जहां पर आपको पता ही ना हो कि ये पॉलिसी अगले 6 महीने चलेगी या 2 साल चलेगी, कोई भी नहीं लगाएगा। तो इन मसाइल का हल निकाले बगैर, और फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक अदालतों का जो इमेज पैदा हुआ है, अगरचे पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब तो ये लोगों को यकीन हो चुका है कि ये यकीन हो गया कि ये जो अदालतें हैं ये ताकतवर के घर की लौंडी हैं। ये पहले भी थीं, लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को पता चल गया है कि ये ताकतवर की लौंडी हैं अदालतें। तो जब ये पता चल गया, पहले पता भी आपकी वो बात भी ठीक है कि पहले पता नहीं था, लेकिन पहले इतने भी बुरे हालात नहीं। हाँ, ये बात भी ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग शर्म हया थी कहीं, मतलब रख रखाव था थोड़ा सा। तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया, वो वाली सूरत हाल हो गई है। तो इस तरह इतना बुरा हाल तो कभी भी किसी दौर में भी नहीं, कम से कम जब से मैं अपनी होश में देख रही हूँ और जो हमने जर्नलिज्म का टाइम गुजारा है, इतना बुरा हाल तो हमने कभी भी नहीं देखा। मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं देखा था। तो हाँ, पहले जज को फैसला देने के लिए फिर भी लॉजिक चाहिए होते थे, अब तो जज भी फैसला देके कहेगा दिया भाई, फैसला दिया है भाई। अब तो है ना, एक नया नैरेटिव आ गया हुआ ना कि किया है भाई, फिर कर लो। तो अब तो वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं शर्मा ले गई है, तो अब तो शर्मे ले गई है। मैं तो अक्सर ये बात अपने व्लॉग में भी करती हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं नहीं जी कौन सा पहली दफा हुआ, तो मैं यही कहती हूँ भाई होता बहुत कुछ पहले भी रहा है, लेकिन पहले कहीं पर्दे के पीछे होता था, कहीं कोई ढक छुपा के, कोई उसकी लॉजिक्स, कोई तौजी हाथ सामने रख के फिर होता था। अब तो मतलब वो तकल्लुफ भी हमने दूर कर दिया, अब तो वो वाला हाल हो गया। लेकिन जो बात जहां से शुरू हुई थी कि ये इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी, और ये आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन भी है, पता भी है कि जी इस मामले को हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर भी कोई हमें ऐसी कोई सीरियस एफर्ट तो नजर नहीं आ रही कि कहीं पे कोई उधर भी एंगेजमेंट की हो जहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो भाई वहीं पे ही जाके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अभी पिछले महीने हमने ये सुना जरूर था कि कोई मीटिंग हुई जब इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर लेके आएगी, और अलीमा खान साहिबा ने भी कंफर्म किया, दीगर सहाफी दोस्तों ने भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उसका आउटकम क्या निकला वो हमें तो कहीं नहीं दिखा कि उसके बाद कोई उसका फायदा हुआ है या कोई बेहतरी हुई है, कोई पॉजिटिविटी नजर आई हो। इस पे आपकी क्या राय? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इंगेजमेंट्स तो हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, कुछ सुनगुन हमें रही है, साथ साथ की बातचीत हो रही है। ख़ास तौर पर अभी देखें ना, बैरिस्टर सैफ से जो मुलाकात की बात हुई थी, उसमें तो हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है ना कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात का कहा गया, और सिर्फ बुशरा बीबी की ख्वाहिश का इजहार करने से क्या होता है। मुलाकात करा यानी मैं ख्वाहिश का इजहार घर में बैठ के करूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से, मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से हम दोनों इकट्ठे बैठ कर डिनर करेंगे, या मैं कल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जेल भिजवा दिया जाऊँगा, तो ख्वाहिश करने से नहीं होता। अब बैरिस्टर सैफ को कन्वे किया गया, ये खबर है, और फिर रेलेवेंट हलकों से वहाँ से कहा गया कि आपकी मुलाकात हो सकती है, आप शहर के अंदर मौजूद रहें।
वो अलग बात है कि फिर हो नहीं सकी, लेकिन उन्हें मैसेज तो दिया गया ना कि आप जरा शहर में मौजूद रहिए, आपकी मुलाकात हो सकती है। इसका मतलब है कंसिडरेशन में तो आए एक मुलाकात, यानी कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही है। और बातचीत जो है वो, देखिए मेरी तला ये है या मेरा एक अंदाज़ा ये है कि बैरिस्टर गौहर इस लूप में हैं, बैरिस्टर सैफ भी इस लूप में हैं, सोहेल अफरीदी साहब भी कहीं ना कहीं लूप में रहे हैं, और महमूद अचकज़ई साहब हुकूमत की तरफ से लूप में रहे, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब, कभी कभी अभी भी बातचीत होती थी। मैंने कल परसों भी खबर दी थी कि अचकज़ई साहब को हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि आएँ, उनको वेन्यू ही नहीं पसंद आ रहे, उनको वेन्यू पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठूंगा, वहाँ नहीं बैठूंगा, स्पीकर साहब के कमरे में बैठूंगा तो स्पीकर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ जाएं। भाई बात को आगे तो बढ़ाएं ना, एक इंजमाद तो तोड़ें। गैर जरूरी बातों पर जो है ना वो रुक जाती हैं चीजें। मुझे तो ये समझ नहीं आती पीटीआई की तरफ से कि बहुत सारे मामलात में अगर कुछ होने ही लगता है तो गैर जरूरी चीजों में उलझ के रह जाते हैं हमेशा। हाँ भाई, आपको देखें ना, एतमाद तो करना पड़ेगा ना आप, और राब्ते में आप हैं और मुसलसल हैं और 6-8 महीने से हैं, तो एक मौका दे दें बातचीत को। फिर देखें, जब आप इनकलाब नहीं बर्पा कर सकते, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आपने इनकलाब बर्पा करना होता तो कर दिया होता। इनकलाब के का आप माहौल नहीं बना सके, हालात नहीं बना सके। इनकलाब का मतलब ये होता है कि फिर आप हुकूमत भी छोड़ देते हैं, फिर आप एमएनएशिप भी छोड़ देते हैं, फिर आप ऑल आउट जाते हैं, फिर आप सड़कों पर निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं और अपनी जिद्दोजहद करते हैं। वो सब आप नहीं कर रहे और आप समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। रहते हुए तो नहीं आप कर सकते जी, सिस्टम में रहते हुए तो नहीं, सिस्टम में रहते हुए तो नहीं हो सकता। आप सिस्टम में भी हैं, आपके पास हुकूमत भी है केपी की, आप यहाँ पर भी एमएनए अपने बिठा कर बैठे हुए हैं, फिर आप एहतजाज भी नहीं करना चाहते, फिर आप मोबिलाइज भी नहीं करना चाहते कारकुनों को, तो फिर एक ही रास्ता बचता है ना कि बातचीत करो। यानी आप फिर दूसरा रास्ता भी इख्तियार नहीं कर रहे। और देखिए, सेनेट में 3 मुलाकातें पिछले दिनों में हुई हैं जिसमें पीटीआई के कुछ सेनेटर्स और हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इकट्ठे चेयरमैन सेनेट के रूम में बैठे हैं इसी मौजू पर। और चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि चलिए खवातीन प्रिजनर्स की रिहाई से बात शुरू करते हैं, इस पर हम बैठ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब चलिए मान लिया कि उनकी हो सकता है कि उनकी नीयत में इतनी सच्चाई ना हो और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हों, लेकिन आप बैठें, बातचीत तो करें, आप उनको इंगेज तो करें। अगर आपने एहतजाज नहीं करना और आपने लोगों को सड़कों पर नहीं निकालना तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करें। लेकिन पीटीआई आसान रास्ते पर चल पड़ी है कि बस ठीक है, वक्त गुजर रहा है, गुजरने दो, अब कश्मीर के इलेक्शन में भी हिस्सा ना लो, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लोगों के सवालों का जवाब होगा, लोग कहेंगे क्यों हार गए। आपको लगता है कि अलीमा खान साहिबा अपने तौर पर कोई ऐसा एहतजाज अनाउंस कर सकती हैं? उन्होंने लास्ट टाइम कुछ इंडिकेशन भी दी कि फिर अब अपना लाहेमत देंगे। देखें, अलीमा खान साहिबा तो 3-4 मरतबा अनाउंस कर चुकी है ना, अडयाला जेल के बाहर 10,000 बंदों को बुला चुकी हैं, लेकिन लोग 500 आते हैं, 400 आते हैं, 250 आते हैं, और वो भी तब जब जोर लगाया जाता है। 1000 से ऊपर नहीं जाते। जब बहुत जोर लगा लें तो 700-800 लोग नहीं। तो अलीमा खान साहिबा के कहने से तो लोग नहीं निकले ना। अब देखें, ये मेरी बात कड़वी है, पीटीआई के लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अलीमा खान साहिबा के कहने से लोग नहीं निकले, ये फैक्ट है। अगर निकलने होते तो निकल चुके होते। और जब अलीमा खान साहिबा ने पहले कहा कि जी ये जो लीडरशिप है ये कुछ नहीं है, लोग हैं, आवाम है और खान है, तो लोगों ने डायरेक्ट, अलीमा खान साहिबा ने डायरेक्ट लोगों को बुलाया कि आप आओ। जब नहीं आए तो फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि एमएनएज एमपीएस क्यों नहीं आते, फिर वो दोबारा एमएनएज एमपीएस की तरफ आ गई कि एमएनएज एमपीएस को आना चाहिए। तो देखिए, सबकी अहमियत है, आवाम की भी अहमियत है, एमएनएज एमपीएस की भी अहमियत है, पार्टी लीडरशिप की भी अहमियत है। सबको साथ लेकर कोई हिकमत अमली बनानी होगी। ये नहीं हो सकता कि अलीमा खान साहबा अपनी एक राय दें और उनके कहने पर लोग निकल आएँ, या खाली महमूद अचकज़ई साहब कह दें तो निकल आएँ। ये तो फिर एक बैठकर फैसला करना होगा, सबको ऑन बोर्ड आना होगा। उसमें अलीमा खान भी बैठे, उसमें महमूद अचकज़ई भी बैठे हैं, उसमें सोहेल अफरीदी भी बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठे हैं, सलमान राजा भी, और फैसला करें करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्या करना है इसके लिए ही फैसला नहीं हो पा रहा ना, प्रॉब्लम तो ये है। मुझे तो वैसे ही लगता है कि पीटीआई खुद भी हर मामले पे कंफ्यूज हो जाती है। अभी ये इलेक्शन बॉयकॉट की बात थी, इस पे आपकी क्या राय है? कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए था? देखिए, मेरी राय तो सादा सी है, इसमें कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन आपको लड़ना चाहिए, हल्का आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हल्कों में जाके चूँकि इलेक्शन को कवर करता हूँ तो मुझे पता है कि जब आप एक हल्का छोड़ देते हैं, एक मरतबा इलेक्शन वहाँ से नहीं लड़ते, तो हल्का वो फिर आपके हाथ से निकल जाता है। लोग तो ये होता है कि कभी कहीं पर इलेक्शन ना भी लड़ पा रहे हों या बॉयकॉट भी करना हो तो वहाँ अपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भांजे भतीजे को लड़ा देते हैं कि फैमिली जो है वो छोड़ के ना जाए, आप इंटैक्ट रखें।
पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जिन्हें पता होता है कि भाई मुझे फैसलाबाद में 2,500 वोट पड़ना है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं कि हल्का नहीं छोड़ना, कल को कभी हालात बेहतर हुए तो यही हल्का जो है वो हमें बेहतर होगा। वरना आप देखें ना, चौधरी निसार साहब एमपीए के वो बनना नहीं चाहते, एमपीए की सीट उन्होंने छोड़ी भी नहीं है। वो छोड़ी इसलिए नहीं है कि मैं हल्का छोड़ दूंगा तो कोई और लड़के जीत जाएगा, तो हल्का नहीं अपने हाथ से जाने देना। तो और फिर देखें, उम्मीदवार होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, आप जब उनको टिकट नहीं देते या इलेक्शन नहीं लड़ते, वो किसी और से टिकट ले लेते हैं, जाके वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो छोड़ के चला जाए। नहीं जनाब, फ़र्क पड़ता है। इंसानों से फ़र्क पड़ता है, किरदारों से फ़र्क पड़ता है। एक बहुत अच्छा आपका इंसान होगा, उसको इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता होगा तो क्या करेंगे। तो टिकट की अहमियत होती है, ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहें दे दें। और ख़ास तौर पर जीबी और कश्मीर में तो उस तरह का इलेक्टेबल्स का मामला नहीं है। वहाँ पे बहरहाल आपको 50% टिकट, 50% इलेक्टेबल या उसकी ताकत। तो मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक पॉइंट पीटीआई का स्ट्रांग है कि जी अगर ये एहतजाज ना चल रहा होता, ये वाला जो इनका चल रहा है अमन कमेटी का, मैं यही पूछने वाली थी कि असल में तो वहाँ पे माहौल भी नहीं है ना। हाँ। लोग तो वहाँ पे सड़कों पर हैं, मामूलाते जिंदगी वहाँ पे टोटली मुतासिर हुए। हाँ, लेकिन आप नैरेटिव तो देखिए 5 तारीख 6 तारीख हो रही है और वहां पर 27 जुलाई को इलेक्शन है। आपने कहीं देखा है कि कोई वहां पे कैंपेन शुरू हो गई है या कोई माहौल नजर आ रहा हो इलेक्शंस का? तो टोटली आपको वहां पे एक सिनेरियो ही अलग नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन आप भी कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इवन जो हुकूमत कैसे वो कैसे कैंपेन करेंगे। देखें, उसमें बिल्कुल सही है आपकी बात, उनको कैंपेन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मसला ये है कि आप इसकी और डिफरेंट स्ट्रेटजी भी तो बना सकते थे ना। आप कहते हैं कि हम इस इलेक्शन में एहतजाजन हिस्सा ले रहे हैं, हम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी और उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सिस्टम के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए सिस्टम में आ रहे हैं कि आकर इनके मुतालबात को मान सकें। तो आपके पास 10 तरीके हो सकते हैं। अपना भुगत रहे हैं, उसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का गुस्सा भी साथ ही भुगते हैं कि रहने ही देना। चलिए फिर ये तो आपने प्लस माइनस कैलकुलेट करना है ना। वो कहेंगे ये देख लिया पीटीआई भी उनके साथ जाके मिल गई इंडिया के साथ। बैलेंस शीट तो फिर आपने बनानी है ना। हाँ। अच्छा, लेकिन ये इस्तेहकाम बड़ी मुस्तहकम होती जा रही है। ये आपको लग रहा है कि ये पैटर्न आगे आगे जो है वो इधर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है? और जो हम वो बात कर रहे थे कि कोई नए चेहरे, कोई नया सेटअप, तो वो वहां पे एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट करके फिर उसको पाकिस्तान में जो है एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए। देखें, हर हुकूमत में ना एक ऐसी पार्टी होती है जो उस हुकूमत को चलाती है। पिछले काफ़ी अरसे से अब पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो उसका नंबर जो आता है हुकूमत साजी के लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें किसी भी जमात को नंबर पूरा करने के लिए एक ऐसी जमात की सपोर्ट चाहिए होती है जिसके बारे में समझाया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आती है या उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। और वो जमात जो है वो फिर हुकूमत को कंट्रोल करती है, चाहे उसकी 5 सीटें ही क्यों ना हो। मिसाल मैं आपको देता हूँ, इमरान खान की हुकूमत में काफ लीग की मेरा ख्याल है 4-5 सीटें थीं और बाप पार्टी की भी 4 सीटें थीं। लेकिन बाप पार्टी निकलेगी तो हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए अपने 125 बंदे रखने के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट जमात जो है वो 4 सीटों वाली पार्टी है। अब वो नंबर की कंस्ट्रक्शन इतनी मज़ेदार होती है कि अगर वो 4 सीटें ना हो तो हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती, और हुकूमत को चलाने वाली, शर्तें मनवाने वाली वो 4 सीटें होती है। एमक्यूएम ने भी ये किया। एमक्यूएम असल में वही वो होता है ना जिसको कहते हैं वो बाजू होता है जिसको मरोड़ना होता है। तो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक भी सीट नहीं जीती और 6 सीटों के साथ जाकर गिलगित बल्तिस्तान में बैठ गई है, और उन 6 सीटों के बगैर पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। तो आप सोचे ना कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म करनी होगी तो वही 6 सीटें काम आएंगी। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो आपको यही पैटर्न कश्मीर में यही सेम पैटर्न है। मैं ये नहीं कहता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हुकूमत बना लेगी, लेकिन उनके बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। वो इस तरह की चीज़ जो है ना वो होगी। आप देखें ना, बेसिकली सिस्टम की चाबी होती है। हाँ जी, तो ये तो मैंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा हुमायूं मोहम्मद साहब ने। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हुमायूं मोहम्मद साहब ये आईपीपी जो है इसको 2 सीटें कैसे मिल गई? तो उन्होंने कहा कि आईपीपी को कैपेसिटी पेमेंट मिली है। तो ये कैपेसिटी पेमेंट है। सही, चले, इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आपका असद, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।
और आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आज शेयर की हैं, तो वी होप कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव सिम्त में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।